हाँ जी बच्चों, आप सबको कल 6 एडजस्टमेंट्स कराई थी, सबने रिवाइज कर ली बेटा। आज मैं आपको बताऊंगा कि उन एडजस्टमेंट्स को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। आपने क्वेश्चन करने का वे क्या है ना। अभी तो आपको 6 तरह की एडजस्टमेंट्स बताई थी और बच्चे आपके पास 12 एडजस्टमेंट्स नहीं हैं, 16 एडजस्टमेंट्स हैं। 14 तो आपकी बुक में गिवन है, 1-2 आपको मैं कराऊंगा। डी के गोल लेके आया कोई बच्चा? आप लाए बेटा? आप लाए हो आर्यन? क्यों नहीं लेके आए बेटा? याद तो दिला दिया ना, कल लेके आना। इतना याद मुझे नहीं रहता। चलो चलो बेटा, बातचीत मत करो। बेटा कल एक तो डी के गोल लेके आनी है आपने, जिसमें हम देखेंगे कोई एक्स्ट्रा अगर एडजस्टमेंट है तो करा दूंगा, अदरवाइज आपकी वो पेंडिंग हो जाएंगी। ठीक है, ओके। एंड बच्चे अब है चैप्टर नंबर 19। इसके अंदर एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको पता चले कि हमें एडजस्टमेंट्स को इंप्लीमेंट कैसे करना है, क्वेश्चन के अंदर कैसे क्वेश्चंस करने हमें, तब आपको समझ आएगी। एक छोटी सी टेक्निक है, मैं आपको बताने वाला हूं, उसको अच्छे से समझ लेना। सारे बच्चे निकालो इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 19.13, इलस्ट्रेशन नंबर 1, जल्दी से निकालो बेटा। हाँ जी बेटा, देखिए इसके अंदर आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है। ट्रायल बैलेंस की सारी आइटम्स कहां पे जाती हैं? बोलो। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस या फिर बैलेंस शीट की सिंगल इफेक्ट या डबल इफेक्ट? ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी आइटम होगी उसका सिंगल इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले आपने फॉर्मेट बनाना है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी आप लिखते हो। उसके साथ साथ क्या बनाना है बच्चे अपने? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बच्चों मुझे एक बात बताओ, जब आप ये फॉर्मेट बनाते हो तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर बैलेंस शीट, या फिर आप इकट्ठा करते हो? जो आइटम जहां पे आते हैं वहां डाल देते हो? कैसे करते हो? इकट्ठा ही करना है बेटा। डोर क्लोज करवा दो, अंदर से लॉक कर लेंगे अंदर वो, और धीरे बोलो उनको, बोलो। और बेटा धीरे आवाज आपकी। हाँ जी बेटा, क्या बात थी कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है बेटा, इसके अंदर हमें क्या करना है? एक साथ बनाना है। हमें ऐसे नहीं है कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस और फिर बैलेंस शीट, नहीं। आप सीरियल वाइज आइटम को पढ़ते जाओ, जो आइटम जहां पर आएगी डाल दो। ठीक है। अब बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट्स है ना, आपका बच्चे काम क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट्स पढ़नी है। पहली एडजस्टमेंट कौन सी है बेटा? स्टॉक ऑन 31 मार्च। ये कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग है क्लोजिंग? क्लोजिंग स्टॉक। क्या इस क्लोजिंग स्टॉक का किसी और आइटम से कोई लेना देना है? बोलो। क्या क्लोजिंग स्टॉक का ट्रायल बैलेंस की किसी और आइटम से लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, छोड़ दो इसको। नेक्स्ट आ जाओ, इंश्योरेंस ऑफ 400 वॉज प्रीपेड। तो ये क्या हुआ? प्रीपेड एक्सपेंस। हाँ है ना? तो बच्चे ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है ये किससे रिलेटेड है? इंश्योरेंस से है ना ये? हाँ है ना? तो ट्रायल बैलेंस के अंदर इंश्योरेंस पे डॉट लगा दो। ये लिखा है ना, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, इसके ऊपर डॉट लगा दो। इस डॉट का मतलब क्या है?
इस डॉट का मतलब है कि टैक्स एंड इंश्योरेंस के बारे में कोई एडजस्टमेंट गिवन है। समझ आ गई बच्चे? जिस जिसकी एडजस्टमेंट गिवन है उसके रिलेटेड पॉइंट को मार्क कर दिया करो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है बच्चे आपकी? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी वर सैलरीज एंड टैक्सेस। तो ये एडजस्टमेंट किसके बारे में है? सैलरी के बारे में और टैक्स के बारे में। सैलरी ढूंढो कहां पे है? लास्ट में गिवन है, ट्रायल बैलेंस के लास्ट में सैलरी, डॉट लगा दो सैलरी पर भी। और टैक्स, टैक्स उसी में, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस में, इसमें डॉट लगा दो। दोबारा 2 डॉट्स होगी ना? समझ आ गया बेटा? नेक्स्ट क्या है? डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग। ये किससे रिलेटेड है? बिल्डिंग से। तो बिल्डिंग पर डॉट लगा दो। लगा दिया बच्चे? तो पूरे ट्रायल बैलेंस के अंदर कितनी आइटम्स पे डॉट लग गया बच्चे? 4। जिन आइटम्स 4 पे 3 पे 3 पे लगा बच्चे, 1 पे 2 लगे ना। तो बच्चे आपने डॉट्स लगा दिए ना, अब आपने जिस पे डॉट्स लगाए हैं उनको छोड़ दो, बाकी सारी आइटम को डाल दो। समझ आ गई ना? जैसे सबसे पहले क्या है? कैपिटल किधर आ जाएगी? लायबिलिटीज में, ठीक है। उसके बाद ड्रॉइंग माइनस हो जाएगी, हाँ है ना? उसके बाद सेल्स, उसके बाद परचेज, उसके बाद परचेज रिटर्न माइनस हो जाएगी, उसके बाद यहां से माइनस हो जाएगी, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक यहां आ जाएगा, उसके बाद वेजेस यहां आ जाएगा, उसके बाद वेजेस के बाद बिल्डिंग को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि इसके बारे में एडजस्टमेंट गिवन है, बाद में देखेंगे इसका क्या करना है। डॉट क्यों लगाए हैं हमने? डॉट इसीलिए लगाए हैं कि इनके बारे में एडजस्टमेंट्स गिवन है। उसके बाद क्या है? फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड, उसके बाद ट्रेड एक्सपेंस, उसके बाद ये प्रॉफिट लॉस में आएगा, उसके बाद एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कहां पे आएगा? यहां पे। उसके बाद इंटरेस्ट, इनकम एक्सपेंस है, कुछ नहीं बताया, पर ये बच्चे क्रेडिट साइड में है। इंटरेस्ट का बैलेंस क्रेडिट मतलब इनकम है ये। समझ आ गई ना? अगर कुछ नहीं होता हम एक्सपेंस मानते हैं, पर यहां गिवन है क्रेडिट बैलेंस, तो मतलब ये इनकम है। उसके बाद डेटर एसेट मिल जाएगा आपका, देन क्रेडिटर्स, देन बिल्स रिसीवेबल, बीपी, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, लास्ट में सैलरी छोड़ दो। समझ आ गया बेटा? ऐसे आपने क्वेश्चन कर देना है। अब आपकी कौन कौन सी आइटम्स रह गई जिनके ऊपर डॉट्स है? तो अब आओ एडजस्टमेंट पे। पहली एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। बच्चे एक वैल्यू है 18,000, एक है 15,000, हम कौन सी लेंगे? सारे चुप रहो, आर्यन बताएगा 18 लेंगे या 15। वो कहता है स्टॉक है 18,000 वैल्यू है जिसकी मार्केट वैल्यू है 15,000, तो कौन सी लेते हैं स्टॉक की? 18 या 15? स्टॉक इधर 18,000 की और उसकी मार्केट वैल्यू 15 है, तो 18 लेंगे 15 लेंगे? आप क्या पढ़ते हो वीडियो में, क्या देखते हो आप? इतना ध्यान से कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको, ये कौन सी लेंगे? क्यों? जोन सी कम होती है वो लेते हैं। 18 और 15 विच एवर इज लेस, कौन सी है? 15। तो क्लोजिंग स्टॉक, ये एडजस्टमेंट है तो कहां जाएगी? 2 जगह, एक तो यहां पे आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 15,000 और एक बैलेंस शीट में आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 15,000। ठीक है बेटा? उसके बाद है इंश्योरेंस, कितना है? 400 है ना बच्चे? तो इसके रिलेटेड आइटम थी ना एक। अब जाओ, आ जाओ ट्रायल बैलेंस में। ये है टैक्स एंड इंश्योरेंस, खर्चा है 1300, कहां पे जाएगा बच्चे? 1300 रुपए। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड 1300 डाल दिया। अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट गिवन है, तो बच्चे क्या है एडजस्टमेंट? प्रीपेड एक्सपेंस कितने हैं? 400। क्या ट्रीटमेंट होता है प्रीपेड एक्सपेंस का बताओ? एक बार तो माइनस, यहां से माइनस हो जाएगा, और दूसरा बैलेंस शीट की एसेट साइड में प्रीपेड एक्सपेंस 400 होगी बच्चे। आइटम कंप्लीट। अब देखो ये भी हो गया। उसके बाद आउट सैलरी, सैलरी कितने बच्चे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ये 2000। ट्रायल बैलेंस में कितनी सैलरी? 8000। इधर देखो सैलरी आ जाएगा ट्रायल बैलेंस में 8000 गिवन है ट्रायल बैलेंस में बेटा। इसको पहले प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे, फिर इसके रिलेटेड एडजस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या ट्रीटमेंट है? एक बार तो ऐड हो जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी? 2000 रुपए, और लाइबिलिटी में आ जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 रुपए, हाँ है ना? तो टोटल आ जाएगा 10,000 रुपए। समझ आ रही है?
उसके बाद टैक्सेस आउटस्टैंडिंग क्या होंगे, एक बार तो ऐड और लाइबिलिटी में, हाँ है ना। नेक्स्ट क्या बच्चे, डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग कितनी है, 2,20,000 की। कहां लिखते हैं बिल्डिंग को, एसेट में। बिल्डिंग आ जाएगी 2,20,000 की, इसके ऊपर 2% डेप्रीसिएशन। उसके क्या इफेक्ट होते हैं, एक तो डेप्रीसिएशन यहां आ जाएगा और एक बिल्डिंग से माइनस हो जाएगा। 2,20,000 के ऊपर 2%, ये आपका डेप्रीसिएशन आ जाएगा। समझ आ गई। 2,20,000 कितने परसेंट है, 4,400 बेटा। समझ आ गई, समझ आ गया बच्चे एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन। तो एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, डॉट्स लगाने हैं हमें ना, मार्क कर लेना है कि भैया ट्रायल बैलेंस के अंदर इस पॉइंट की एडजस्टमेंट गिवन है, जिसकी एडजस्टमेंट्स है उसको बाद में लिखो। अगर आपने पहले लिख लिया तो क्या नुकसान है मैं बताता हूं। टैक्सेस के अंदर 2 एडजस्टमेंट थी ना, अगर आप इसको पहले ही लिख लेते तो आपकी जगह नहीं बचेगी नीचे। आप लिखा टैक्सेस, उसके नीचे लिख दो सैलरी, जगह ही नहीं बचेगी, बाद में एडजस्टमेंट कैसे करोगे। समझ आएगी ना, ये तरीका बेटा करना है। इसको टाइम लगेगा कुछ, जो आइटम जहां है उसको वहां पे ट्रांसफर कर दिया। कितना टाइम हुआ वीडियो बने हुए, 10 मिनट। कहने का मतलब, चलो हमने बड़ा रफ रफ लिखा है, आप अच्छे से लिखोगे तो 20 मिनट लग जाएंगे आपको, पर आइटम सारी ट्रांसफर ऐसे करनी है आपको। समझ आ गया, ओके। उसके बाद राजे, अब मैं आपको ना 2 एडजस्टमेंट्स की बात करने वाला हूं। रट्टा मारना है रट्टा मार लो, समझना है तो समझ लो, अगर नहीं समझा तो रट लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो फालतू की बात है, +1 में होनी नहीं चाहिए, पर उन्होंने डाल दिया तो मुझे बताना पड़ेगा। देखो बच्चे, आपको ना 2 चीजें मिलेंगी। क्या, एक तो है एक्रूड इनकम। क्या है, एक्रूड इनकम। और एक है प्रीपेड एक्सपेंस। इन दोनों के बारे में आपको एक बात सिखानी है मैंने, चाहे रट लेना चाहे समझ लेना। बच्चे मैं बात करता हूं, एक्रूड इनकम है 2,000। कितनी इनकम है, 2,000। और प्रीपेड एक्सपेंस भी कितने हैं, बच्चों मैंने कमीशन कमाई तो मेरी कमीशन इनकम है, अभी मुझे मिली नहीं तो एक्रूड कमीशन हो गई। क्या हो गई, एक्रूड कमीशन। कौन सी इनकम है, मेरी कमीशन। बच्चे हमने 2,000 रुपए कमाए, उसके ऊपर 10% जीएसटी, चलो कोई जीएसटी नहीं है उसके ऊपर, तो इसके 2 इफेक्ट क्या होंगे, एक्रूड इनकम के 2 इफेक्ट क्या होंगे, एक एसेट है, दूसरा इनकम में ऐड हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। इनकम का नाम पता ना, कमीशन, तो कमीशन लिखते हैं। मतलब 2,000 मेरी इनकम है और मेरा लेना कितना है उससे, 2,000 रुपए लेने हैं, ये मेरी एसेट बन गई। अगर इसी में होता जीएसटी, क्या होता बेटा, जीएसटी क्या होता, जीएसटी कितना, 10%। तो बच्चे मुझे बताओ, 2,000 मेरी इनकम है, मैंने लेने कितना है उससे, विद जीएसटी लेना है विदाउट जीएसटी लेना है, तो कितना लेना है मैंने उसे, 2,200 रुपए। 2,000 इनकम के, 200 रुपए जीएसटी के, तो लेना कितना है, 2,200 या 2,000। तो एक्रूड कमीशन कितनी आ जाएगी, 2। मेरी इनकम कितनी है, कमीशन 2,000, बाकी क्या आ गया, 200 रुपए। हाँ है ना, समझ आ गया। तो मेरी एसेट में कितना जाएगा, 2,200 रुपए। हाँ है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा, 2,000 की मेरी इनकम तो ये है ना। हाँ है ना, और ये जीएसटी कहां जाएगा, लाइबिलिटी में, आउटपुट जीएसटी है ना ये। समझ आ रही है आपको बात, बोलो यार, समझ आ गई, ये तो समझ आ गई, लॉजिक भी समझ आ गया आपको, है ना। अगर होता प्रीपेड एक्सपेंस, अगर जीएसटी नहीं है तो क्या एंट्री होती है प्रीपेड एक्सपेंस की, एसेट है प्रीपेड एक्सपेंस 2,000 टू एक्सपेंस 2,000, अगर जीएसटी नहीं है। अगर जीएसटी है 10% तो एंट्री क्या हो जाएगी,
तो एंट्री होगी, इधर देखो तब भी एंट्री होगी प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस 2000। मतलब अगर है प्रीपेड एक्सपेंस तो आपने जीएसटी नहीं लगाना, चाहे गिवन भी है। अगर है एक्रूड इनकम तो आपने जीएसटी लगाना है। पहले तो रट लो, इसको लिख लो वहीं पे। प्रीपेड एक्सपेंस में आप जीएसटी नहीं लगाओगे, आपकी एसेट में कितना चला जाएगा 2000 रुपए, और आपके खर्चे से कितना माइनस हो जाएगा 2000। प्रीपेड एक्सपेंस के केस में लिख लो, भूल जाओगे बाद में। इस इलस्ट्रेशन नंबर 3 के ऊपर लिख लो, पेज नंबर 19.17, पेज नंबर 19.17। प्रीपेड एक्सपेंस के ऊपर जीएसटी नहीं लगाना, पर एक्रूड इनकम के ऊपर जीएसटी लगेगा। लिख लिया? लिख लिया बच्चे? अब देखो ये तो समझ आ गया ना जीएसटी कैसे लगेगा। एक्रूड कमीशन में जाएगा 2200, प्रॉफिट लॉस में 2000, लायबिलिटी में 200 है ना सर। इसके ऊपर अब मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं, जिसको समझ आया बहुत बढ़िया, नहीं समझ आया रोटा लगा लो। जहां भी प्रीपेड एक्सपेंस आएगा जीएसटी, एक्रूड इनकम आएगी जीएसटी लगेगा, ठीक है ना बेटा। इसका लॉजिक देखो ध्यान से बच्चे। देखो मान लो एक खर्चा था 10,000, इस साल का खर्चा था 10,000, तो कितने पे करूंगा मैं 10,000 पे करूंगा ना। हमने पे कर दिए 12,000, यानी 2,000 एडवांस में पे कर दिया। तो हमने एंट्री क्या की होगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 12,000 खर्चा हो गया, उसके ऊपर जीएसटी भी था वो भी पे किया होगा हमने। इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट 1200 टू कैश, कैश कितना चला गया होगा मेरा 13,200 रुपये। ये जब हमने पे किया होगा तब है, हमने खर्चा मान लिया। क्या ये 2,000 रुपये मेरा खर्चा था बेटा, ये तो एडवांस है ना, तो मुझे ठीक करना पड़ेगा। ये खर्चा नहीं था, डेबिट किया हुआ है, ठीक करने के लिए मैं क्रेडिट कर दूंगा। टू एक्सपेंस कितना 2,000, प्रीपेड एक्सपेंस मेरा कितना हो गया 2,000। हाँ अब बच्चा बोलता है कि सर इसके ऊपर जीएसटी लगाओ और वो भी कैंसिल करो। बच्चे देखो ये हमने खर्चा कैंसिल क्यों किया, क्योंकि वो हमारा खर्चा नहीं था, क्या थी एसेट। तो हमने एसेट बनाया उसको कैंसिल करके। पर बच्चे जीएसटी, इनपुट जीएसटी मेरी पहले भी एसेट थी, और जब मैं कैंसिल करूंगा तब भी वो एसेट रहेगी। तो जब ऑलरेडी वो एसेट बन चुकी है तो दोबारा उसको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रीपेड एक्सपेंस में एसेट जीएसटी नहीं लगता। वो पहले एसेट ही है ना बच्चे मेरी, जब हमने पहले पे किया था तो एसेट बना के पे किया था। हाँ है ना। अब दोबारा जब मैं उसको कैंसिल करूंगा, कैंसिल करके फिर एसेट बनाऊंगा, तो जरूरत है कैंसिल करने की, वो ऑलरेडी पहले ही एसेट बुक हुई हुई है। अगर समझ आया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, सीधा याद रखो प्रीपेड एक्सपेंस पर जीएसटी और एक्रूड इनकम पर। कितने बच्चों को समझ आया 1 मिनट के लिए बताओ। हर्षिता को समझ नहीं आया, चलो कोई बात नहीं समझ आया बेटा कोई बात नहीं, इसके ऊपर ज़्यादा खज्जल होने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। आगे बेटा समझ। हाँ जी, तो बेटा आप सबके होमवर्क हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये आपके होमवर्क है। आज आपको कोई भी एडजस्टमेंट नहीं कराई, सीधा कह रहा था सर 3-4 करा देना, आज करा दूं बच्चे, आज कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करानी थी। क्या होता है पता है क्या, इसलिए कहते हैं ना भगवान से कभी भी कुछ मांगना नहीं चाहिए। क्या पता भगवान ने ज्यादा देना हो और हम थोड़ा मांग लें। आज मैंने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करानी थी, और ये पहले बोला था 3 तो करा देना बस आज। नहीं सर हमने नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला था, ठीक है बच्चों समझ आ गया आपको। आपने होमवर्क करने हैं इसके, ताकि अभी जो आपको 6 एडजस्टमेंट समझ आई है ना, उसे अप्लाई करना भी आया या नहीं, पहले वो सीखेंगे, एडजस्टमेंट तो कल भी करा देंगे। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर बच्चों।